हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है उनके ऊपर जो कार्टून्स आती है 5 नंबर का। ये हम सारा इम्पोर्टेंट कार्टून्स कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इन्हीं वीडियो में से आएगा और डेफिनेटली आएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सब महत्वपूर्ण जो कार्टून्स है मैं इसमें करवाने जा रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया कार्टून है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये बलिष्ठ व्यक्ति है ये किस देश से संबंधित है या किस देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा, ये अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि इनके वर्दी पर देख रहे होंगे, इसके वर्दी पर जो कई सारे देशों का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सब कई देशों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन कार्टून में जो ये सेना है इसके सैन्य वर्दी पर जो इतने देशों का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इसके इन देशों में अमेरिका का काफ़ी प्रभुत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस कार्टून से कि यह कार्टून अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या संदेश दे रहा है। तो ये कार्टून जो है विश्व में ये संदेश दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश दे रहा है कि विश्व में एक ही महान शक्ति है, वो है अमेरिका, और ये अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी भी हद तक जा सकता है। और आपको पता है कि विश्व में इतनी बड़ी सैन्य शक्ति है कि विश्व के बहुत सारे जो देश हैं इनके बराबरी कर ही नहीं सकता। मतलब इसके जो शक्तिशाली जो देश हैं उन 12 देशों को 10 देशों को इकट्ठा करेंगे हम ना, तो इनके बराबरी नहीं कर पाता अमेरिकी सेना के बराबर। अमेरिका साल भर में इतना सेना पे खर्च कर देता है कि विश्व के कई देशों का तो इतना जीडीपी भी नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा सैन्य पावरफुल विश्व में आज अमेरिका ही है। नेक्स्ट, ये आप कार्टून देख रहे होंगे और इस कार्टून में क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कार्टून किस देश से संबंधित है। तो याद रखिएगा, चीन से संबंधित है। चीन से संबंधित क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा चीन का दीवार है और बहुत ज़्यादा फेमस होता है ये दीवार, विश्व भर में जाना पहचाना ये एक अजूबा है। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि चीन से संबंधित ये कार्टून है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस कार्टून में ऐसा कौन सा 2 प्रतीक है जो चीन उस देश का नाम आपको याद दिलाता है। तो देखिए, इस कार्टून में ये ड्रैगन दिख रहा होगा और ये चीन का दीवार, ये दोनों ही है, ये चीन से संबंधित है और ये चीन देश को हमें अपने आप याद दिला देता है। तो देख रहे होंगे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन जो है, यह कार्टून किस देश से संबंधित, अच्छा हाँ, यह कार्टून संबंधित देश को अंतर्राष्ट्रीय सत्ता की राजनीति में किस स्थान पर रखता है। तो ये कार्टून चीन को ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस स्थान पर रखता है। तो याद रखिएगा दोस्त कि आज विश्व में सबसे शक्तिशाली जो देश है वो तो अमेरिका ही है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा चीन, और चीन विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन जाएगा, एक महाशक्ति बन जाएगा। तो आई होप आप समझ में आपको आ गया होगा। ये क्वेश्चन है इस कार्टून का और ये आंसर है। आप इसको राइट इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, आंसर को समझ सकते हैं। चलिए आगे का कार्टून देख लेते हैं हम। इस कार्टून में क्या है? तो देखिए, इस कार्टून में आप देख रहे हैं एक साइकिल दिख रहा है आपको, और ये साइकिल किस देश से संबंधित है। तो ये चीन से संबंधित है। चीन से संबंधित कैसे है मैं अभी बताऊंगा। ये चीन में विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिल चलाया जाता है, इसलिए चीन का जो अर्थव्यवस्था है उसको साइकिल के रूप में दिखाया गया है। चीन है सबसे पहले वो साम्यवादी विचारधारा पर ज़्यादा बल देता था। तो इसीलिए आप साइकिल के आगे वाला जो पहिया है उसमें देख रहे होंगे कि ये दराती है और ये हथौड़ी है। तो इनको देख रहे होंगे आप, तो ये साम्यवादी विचारधारा का प्रतीक है। लेकिन चीन है 1971 में 72 में
अमेरिका से दोस्ती कर लेता है और अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार करता है और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से चीन की ये दोहरा नीति है, वो साम्यवादी के साथ साथ पूंजीवादी भी व्यवस्था भी अपना रखा है। और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से उत्थान करने के लिए, विकास करने के लिए क्या नीति अपनाया था? तो उसने अपने कृषि में और खेतों में, उद्योगों में निजीकरण कर दिया, सेज की स्थापना किया और उसने कृषि, उद्योग, विज्ञान संचार प्रणाली में आधुनिकीकरण किया। 2001 में WTO में शामिल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन वही जो मैंने अभी समझाया हूँ वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यह कार्टून किस देश को इंगित करता है? तो जाहिर सी बात है चीन की। यह कार्टून है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चीन की किस दोहरेपन नीति की दिखा रहा है? तो पूंजीवादी साम्यवादी दोनों ही अपना लिया है इसने। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चीन ने अपने आर्थिक विकास करने के लिए क्या क्या नीति अपनाया? तो मैंने बताया था आपको कि उसने कई सारी नीति अपनाया था और उनमें से जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं खुले द्वार की नीति 1978 में अपना लिया था उसने। 1978 में निजीकरण 82 किया उसने, खेतों में निजीकरण 1998 में उसने उद्योगों में निजीकरण किया और सेज की स्थापना भी 1998 में ही किया था। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2001 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2001 में इसने WTO में अपने आप को शामिल कर लिया। तो इस तरह से अपने आर्थिक विकास करने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार किया। नेक्स्ट आप इस कार्टून को देख सकते हैं। इस कार्टून में आप एक चीज़ दिख रहा होगा आपको, और वो है टाइटैनिक जहाज। तो टाइटैनिक जहाज के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, मूवी वगैरह में भी देखे होंगे। और क्या देखे होंगे कि ये टाइटैनिक जहाज होता है कि मतलब दुर्घटनाग्रस्त में ये जहाज टूट जाता है और ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये क्यों ये कार्टून में दिखाया गया है? तो देखिए दोस्तों कि 2003 की बात है। 2003 में यूरोपीय संघ ने साझा संविधान बनाने की कोशिश किया। साझा संविधान मतलब यूरोपीय संगठन में जितने भी 2003 में सदस्य थे ना, तो उन्होंने सोचे क्या कि ऐसा संविधान बनाया जिससे यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं ना, सभी उस संविधान को अपने अपने देश में लागू करे और उसी संविधान के अनुसार अपने देश की शासन चलाए। तो 2003 में साझा संविधान बनाने की कोशिश किया गया था यूरोपीय संघ का, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। असफल नहीं हो पाया तो इसीलिए यूरोपीय संघ के जो साझा संविधान है ना, उसके प्रतीक के रूप में इसको दिखाया गया है कि टाइटैनिक जहाज भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया और 2003 में जो यूरोपीय संघ की जो साझा संविधान बनाया जा रहा था वो भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया और वो भी असफल हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ ने किस वर्ष साझा संविधान बनाने की कोशिश की जो असफल हो गया? तो 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया गया है? तो इसलिए दिया गया है क्योंकि 2003 में जो ये बनाया संविधान, साझा संविधान, वो असफल हो गया और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया और वैसे ही टाइटैनिक जहाज भी अपने लक्ष्य तक पूरा नहीं पहुंच पाया था। नेक्स्ट देख रहे होगे आप कि जो यूरोपीय संघ पे जो सितारे दिख रहे हैं सुनहरे, वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो देख सकते हैं ये 12 सुनहरे सितारे हैं और ये 12 सुनहरे सितारे एकता एवं मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम यूरो है, याद रखिएगा। और चाइना का मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन है। और रूस का मुद्रा का नाम रूबल है। आगे कर लेते हैं। तो आगे देखिए कि यूरोपीय संघ के जो झंडा है ना, उसमें 12 सुनहरे सितारे किस चीज़ का प्रतीक है? तो याद रखिएगा कि 12 सुनहरे सितारे जो यूरोपीय संघ के झंडा है ना, उसमें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वो पारंपरिक रूप से समग्रता, एकता का प्रतीक होता है। आप ये देख रहे होंगे यूरोपीय संघ का ही झंडा है और मैंने ऊपर इन सब के बारे में समझा चुका हूँ पहले से ही। ये आप देख रहे होंगे ये एक और झंडा आ चुका है और ये किसका झंडा है? तो ये आसियान संगठन का झंडा है। आसियान
तो आसियान संगठन का ये झंडा है और इसमें आप पीली कलर में जो दिख रहा होगा आपको, ये पीली कलर में 10 धान की बालियां हैं और ये 10 धान की बालियां क्या है, तो ये एकता एवं मेल मिलाप का प्रतीक है। और ये 10 धान की बालियों के बारे में एक बार देख लेते हैं हम। क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा है कि किस देश से किस संगठन से संबंधित है, तो आसियान से संबंधित है। चित्र में 10 धान की बालियां किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो देखो इसमें इसलिए प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि इसमें 10 देश शामिल थे। पहले 5 देश शामिल हुए थे, आपको पता ही है। आसियान की स्थापना 5 देशों ने किया, बाद में 5 और शामिल हो गए। तो 10 देश वर्तमान समय में आसियान संगठन में है। तो 10 धान की बालियां इन्हीं 10 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर नेक्स्ट ये है कि आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ एक सफ़ेद वृत्त बना हुआ है, गोला बना हुआ है, ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो इन 12 देशों का एकता एवं मेल मिलाप का प्रतीक है। आगे देख लेते हैं हम। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये चाइना है और ये स्टेज पर जो शो कर रहा है वो अमेरिका है। और आपको पता है कि विश्व भर में आज वो अमेरिका का ही दबदबा है, वर्चस्व है। और इस स्टेज पर भी इस व्यक्ति का दबदबा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अमेरिका है। और ये साइड से दूसरा नंबर ये स्टेज पर आने का बारी इसका है, यानी कि चाइना का है, दूसरे व्यक्ति का। तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका के बाद जो दूसरा महाशक्ति होने वाला है ना विश्व में, तो वो है चाइना। चाइना के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक अमेरिका के स्थान पर कौन आ जाएगा विश्व में महाशक्ति, तो वो आ जाएगा चीन। विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन जाएगा ये। अब कार्टून में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं हम। तो कार्टून में देखिए, चित्र में दिए गए चित्र में विश्व में अगली महाशक्ति कौन है और क्यों है, तो जाहिर सी बात है अगली महाशक्ति चीन को दिखाया गया है। और चीन को क्यों दिखाया गया, क्योंकि चीन का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है विश्व भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमेरिकी वर्चस्व नियत है, मतलब क्या अमेरिकी वर्चस्व विश्व में हमेशा रहेगा तथा सदैव बना रहेगा। तो देखिए, कोई भी महाशक्ति हमेशा के लिए नहीं बन सकता है, क्योंकि एक न एक दिन उसको भी कोई ना कोई क्रॉस करेगा ही और उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा ही। ठीक है, तो आई होप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि अमेरिकी वर्चस्व का युग कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों एक चीज़ याद होगा कि 1945 से 91 तक विश्व में शीत युद्ध चला। और शीत युद्ध के समय में 2 महाशक्ति था, यूएसए और यूएसएसआर था। और दोनों महाशक्तियों का विश्व में उस समय दबदबा था। लेकिन क्या हुआ कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो विश्व में 1991 के बाद एक ही महाशक्ति रह जाता है, वो है अमेरिका। तो विश्व में 1991 के बाद अमेरिकी वर्चस्व शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि ये अंगूठा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंगूठा किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कैसे, तो यहाँ पे आप झंडा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चस्व की प्रकृति के बारे में कार्टून से क्या पता चलता है। तो देखिए, आज विश्व भर में जो महाशक्ति है सिर्फ एक ही महाशक्ति है, वो है अमेरिका। ठीक है, तो वर्चस्व पूरे हर मामले में है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह से और सैन्य रूप से अमेरिकी ही वर्चस्व है। इस कार्टून से वर्चस्व की प्रकृति से जुड़े उसकी सहजता, संरचनात्मक और मजबूती और कठोर वर्चस्व, मतलब विश्व में सिर्फ अमेरिकी वर्चस्व है, यही दिख रहा है इस कार्टून में। ठीक है, इस कार्टून में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, वो है अमेरिका का। नेक्स्ट ये है कि इस देश यानी अमेरिका द्वारा संचालित ऑपरेशनों का नाम लेना है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में चलाया गया था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच 1998 में, और ये एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है वो 2001 में, और इराकी फ्रीडम 2003 में चलाया गया था। कार्टून के लिए उपर्युक्त
शीर्षक दीजिए, मतलब ये कार्टून देखो और कोई भी इस कार्टून का एक नाम देना है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि विश्व में एक ही महाशक्ति रह गया है, वो है अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया गया है कि इस कार्टून का शीर्षक का नाम क्या दे सकते हैं हम। तो देखिए अमेरिकी वर्चस्व दे सकते हैं, मतलब अमेरिका का दादागिरी, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकी वर्चस्व यानी कि अमेरिकी दादागिरी, या अमेरिका के अंगूठा तले विश्व। ठीक है, तो आप इस कार्टून का नाम यही दे सकते हैं। नेक्स्ट कार्टून देख लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लेते हैं हम। इस कार्टून को भी बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं हम। क्यों मान सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है कि ये व्यक्ति है कौन, किस देश से संबंधित है। तो ये अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अमेरिका की ओर इंगित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके एक हाथ में क्या दिख रहा है? तो विश्व की नक्शा दिख रहा है और ये जैतून का पत्ता दिख रहा है, और जैतून का पत्ता शांति का प्रतीक होता है, और इसमें विश्व का नक्शा है यानी विश्व शांति का प्रतीक है, और ये यूएनओ के झंडा का ये प्रतीक है। ठीक है, यूएनओ के झंडा में विश्व का नक्शा और ये जैतून का पत्ता होता है, और ये दूसरे हाथ में जो ग्लव्स है, दस्ताना है लड़ने वाला, ठीक है, ये युद्ध का प्रतीक है। वार भी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन इस पर क्या बनता है? तो इस पर क्वेश्चन बनता ये है कि चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है। तो चित्र में ये दर्शाया जा रहा है कि अमेरिका का किस प्रकार से वर्चस्व है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के मनमानी पर रोक लगा सकता है? तो अमेरिका के मनमानी पर रोक यूएनओ नहीं लगा सकता है। नहीं लगा, क्यों नहीं सकता है? क्योंकि अमेरिका अभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और अमेरिका के बदौलत ही कहीं ना कहीं यूएनओ सक्रिय रूप से काम कर पा रहा है। अमेरिका आर्थिक सहायता देता है, सैन्य सहायता देता है, तो ही यूएनओ कार्य कर पाता है, यानी यूएनओ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है अमेरिका का। तो ऐसे में वो नहीं कर सकता है अमेरिका के विरुद्ध सख्त कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर दाएं हाथ से नहीं मानोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। इस कथन का मतलब क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका कह रहा है कि आप शांति से नहीं समझोगे तो आप, मेरे पास दूसरा तरीका भी है युद्ध का। ठीक है, तो इस कथन का यही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आप नेक्स्ट कार्टून ये है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप देख सकते हैं कि ये कबूतर है, और कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। आपको पता होना चाहिए, कबूतर शांति का प्रतीक होता है, और युद्ध, सेना युद्ध का प्रतीक होता है, लड़ाई का प्रतीक होता है। तो ऐसे में ये जो कबूतर और सेना जो है, सैनिक है, इन दोनों का जो जोड़ी है ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी दिख रहा है। ठीक है, विरोधाभासी मतलब एक दूसरे का विरोधी। ये शांति के खिलाफ होता है, युद्ध का प्रतीक है, और ये शांति, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी, विरोधाभासी ही माना जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर सही अर्थों में देखा जाए तो ये विरोधाभासी नहीं है। विरोधाभासी क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी सेना भी है, लड़ाई इसलिए करता है ताकि विश्व में परमानेंटली शांति की स्थापना हो सके, इसीलिए ही इसकी स्थापना करता है। चलिए क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि उपरोक्त कार्टून किस पर व्यंग कर रहा है? कबूतर व सैनिक किसका प्रतीक है? तो कबूतर और सैनिक है ये। देखिए कबूतर शांति का प्रतीक होता है, और सैनिक जो होता है युद्ध का प्रतीक होता है, लड़ाई का प्रतीक होता है। ठीक है, और दोनों को मिला दिया जाए तो देखो ये शांति सेना है। क्या है? शांति सेना। भारत शांति सेना भी इसमें भेजता रहता है ना, तो वही है, ये शांति का प्रतीक है और ये युद्ध का। लेकिन दोनों को एक साथ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वास्तव में शांति सेना का होना विरोधाभासी है? तो ये विरोधाभासी जरूर लगता है, लेकिन विरोधाभासी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेना जो है विश्व में शांति स्थापना करने के लिए, अपने देश में शांति स्थापना करने के लिए ही लड़ाई करता है, संघर्ष करता है। ठीक है, बेफालतू में तो लड़ाई को बढ़ावा देता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति सेना का प्रयोग कब किया है भारत ने? उदाहरण देना है। तो देखिए शांति सेना का प्रयोग भारत ने कई बार किया। यूएनओ में समय समय पे जब भी ज़रूरत पड़ता है
तो भारत शांति सेना भेजता है। और 1987 की बात करें तो 1987 में श्रीलंका में जब जातीय संघर्ष हो रहा था तमिल के साथ, तो उस समय भी हमने शांति सेना भेजे थे। देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे देख रहे होंगे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि पीस कीपिंग फोर्स। तो इंडियन की पीस, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है, IPKP लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है इंडियन कीपिंग क्या बोलते हैं, पीस फोर्स, ऐसा कुछ इसका स्पेलिंग है। आगे बढ़ते हैं और इस कार्टून को हम समझते हैं। इस कार्टून में क्या है देखिए, आप इस कार्टून में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वॉर का प्रतीक है, युद्ध है ये, और यहाँ पे टेररिज्म है, यानी कि ये आतंकवाद। तो कार्टून में क्या पूछा जाता है, सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि दिए गए कार्टून को समझे। कार्टून में युद्ध और आतंकवाद का जो संबंध दिखाया गया है उसके पक्ष या विपक्ष में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि कार्टून को देखने से पता चलता है कि आतंकवाद और युद्ध में गहरा संबंध है। इसमें एक और युद्ध आतंकवाद को कुचलते हुए दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये जो युद्ध है, वॉर, ये आतंकवाद को क्या कर रहा है, कुचल रहा है। ठीक है, तो इस पर टिप्पणी लिखना है, आप अपने पक्ष में तर्क देना है या विपक्ष में तर्क देना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये जो आतंकवाद है, एक तो परंपरागत खतरा है। परंपरागत खतरा मतलब बहुत पुराना खतरा है, सदियों से ये आतंकवादी जो खतरा है ये हर देशों पर मंडराता ही रहता है और हर देश इससे जूझता ही रहा है। ठीक है, तो मानव विनाश के लिए तो काफ़ी खतरा है ये। ठीक है, और इससे क्या होता है कि देश में हमेशा अशांति बना रहता है आतंकवाद की वजह से। और युद्ध की बात करें तो युद्ध क्यों होता है, युद्ध इसलिए ही होता है ताकि इसमें शांति स्थापित किया जा सके, देश की रक्षा किया जा सके। ठीक है, और अपने संसाधनों की रक्षा किया जा सके। तो युद्ध हमेशा अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने संसाधनों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर विश्व के हर एक देश आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट हो जाए और